द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है और पहला आर्टिकल, जैसा कि हमेशा हम कोशिश करते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी से लिया जाए, तो इसी संदर्भ में हमने इस आर्टिकल को शामिल किया है। और पहला आर्टिकल क्या कह रहा है, देखते हैं। एक्सप्लेन्ड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एज डिफाइंड बाय गवर्नमेंट पैनल। थोड़ा सा आप विवाद तो कहना उचित नहीं है, लेकिन ये समझिए थोड़ी चर्चा हो रही है कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को जो रिजर्वेशन मिला था उसके संदर्भ में। तो चलिए देखते हैं कि ये पूरा मामला क्या है और क्यों आजकल इस पे बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है। देखिए, हम सबको पता है कि 2019 में EWS यानी अपर कास्ट के, या दूसरे शब्दों में ये आप समझिए जनरल कैटेगरी के जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग थे उनको रिजर्वेशन दिया गया था। उस रिजर्वेशन को बाद में सरकार ने नीट एग्ज़ाम में, जो मेडिकल से रिलेटेड नीट एग्ज़ाम होते हैं, उसमें भी लागू किया। तो जब नीट एग्ज़ाम में NEET नीट एग्ज़ाम में सरकार के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया गया तो मामला पहुंच गया कोर्ट में और धीरे धीरे पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में कि आखिर ये जो EWS के लिए एक क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है कि जिनकी भी इनकम 8 लाख से कम होगी उनको रिजर्वेशन प्रदान किया जाएगा या EWS रिजर्वेशन प्रदान किया जाएगा। ये लिमिट 8 लाख की किस आधार पर लगाई गई है, या दूसरे शब्दों में मैं कहूँ कि जो कोर्ट में मामला किस लिए है कि जो 8 लाख की लिमिट है EWS के लिए, ये किस आधार पर सरकार ने ये कैप बनाया है या लिमिट बनाई है। क्या सरकार ने इसको OBC से कॉपी कर लिया है, या कोई रिसर्च कराई है, या कोई स्टडी कराई है जिसके आधार पर ये 8 लाख का क्राइटेरिया निर्धारित किया है। तो इस न्यूज़ में हम समझेंगे इस पूरी बात को। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम ये समझ लें कि सबसे पहली बात यह है कि आखिर ये EWS या इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को जो कोटा दिया जाता है, जो रिजर्वेशन दिया जाता है, वो क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें कि रिजर्वेशन है क्या। देखिए, भारत में जो लोग आप समझो कि इकोनॉमिकल वीकर हैं या आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं या गरीब हैं, उनको सरकारी स्कूल्स में एडमिशन में, या मैं कहूँ स्कूल्स में एडमिशन्स में, साथ ही साथ आप देखोगे कि जॉब्स में जो रिजर्वेशन प्रदान किया जाता है उसी को बोलते हैं EWS कोटा, या आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण। एक तो उनको शिक्षण संस्थानों में प्रदान किया जाता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में प्रदान किया जाता है, साथ ही साथ जॉब्स में या गवर्नमेंट जॉब्स में भी प्रदान किया जाता है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, इस EWS जो रिजर्वेशन दिया जाता है इसका उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए, इसका सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे देश में SC को, ST को और OBC को रिजर्वेशन मिलता है। अगर हम बात करें तो हमको पता है कि लगभग आप देखोगे तो 49.5%, 50% SC, ST और OBC के रिजर्वेशन को मिलाकर कोटा हो जाता है। अब कुछ ऐसे लोग भी हैं जो SC, ST या OBC नहीं हैं, या दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, लेकिन वो आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हुए हैं या बहुत गरीब हुए हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि ऐसे लोग जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, दूसरी बात वो SC, ST, OBC रिजर्वेशन के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो उनको सरकार या मैं कहूँ कि सरकारें EWS कोटा प्रदान करती हैं। सबसे आसान शब्दों में जनरल कैटेगरी के जो भी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए ये रिजर्वेशन या कोटा प्रदान किया जाता है। तो यही इसका मुख्य उद्देश्य है कि ऐसे लोग जिनको SC, ST, OBC रिजर्वेशन में नहीं शामिल किया गया था और जो रिजर्वेशन के योग्य हैं वो चाहते हैं कि उनको आगे बढ़ाया जाए सरकार के द्वारा, तो सरकार ने उन्हीं को EWS रिजर्वेशन कोटा प्रदान किया। पहली चीज़। अब बात आती है कि क्या संविधान में इसका प्रोविज़न है। तो थोड़ा सा हिस्ट्री देखेंगे। भारत के संविधान में सबसे पहले जो EWS को रिजर्वेशन की शुरुआत की गई थी, या सबसे पहले EWS को रिजर्वेशन प्रदान किया गया था, वो भारत के प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव जी ने 1992 में या 1992 में प्रदान किया था। लेकिन इंदिरा साहनी केस में जब जो नरसिम्हा राव जी ने रिजर्वेशन प्रदान किया गया था, नरसिम्हा राव ने रिजर्वेशन प्रदान किया था, उसको जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया। क्यों कह दिया ये सुनिए।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे संविधान के जो 15-16 में रिजर्वेशन का प्रोविजन है आर्टिकल 15 में और आर्टिकल 16 में, वहां पर दो आधार बताए गए हैं। कहा गया है कि ऐसे वर्गों को रिजर्वेशन मिलेगा जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड होंगे, यानी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को रिजर्वेशन का प्रोविजन भारत के संविधान में था। भारत के संविधान में कहीं पर भी जो ये नहीं लिखा था कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन दिया जाएगा या आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को रिजर्वेशन दिया जाएगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी केस में ये 10% जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन था इसको रिजेक्ट कर दिया और कहा कि ये संविधान के अनुरूप नहीं है। अब तब नरसिम्हा राव जी की समस्या क्या थी कि आप ये समझो कि नरसिम्हा राव जी की जो सरकार थी उसमें उनकी बहुत ज़्यादा पावर नहीं थी, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कर पाए, इसलिए उनके रिजर्वेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया। अब दूसरा प्रयास किया वर्तमान सरकार ने, या मैं कहूँ नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट ने। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी रिजर्वेशन दिया जैसा नरसिम्हा राव जी ने दिया था, लेकिन नरसिम्हा राव जी ने संविधान संशोधन नहीं किया था, इसलिए उनके 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया। लेकिन प्रेजेंट गवर्नमेंट ने क्या किया, इन्होंने भारत के संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया और वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019। और इस अमेंडमेंट के द्वारा भारत के संविधान में 2 आर्टिकल जोड़े गए। एक आर्टिकल 15(6) जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन प्रदान करता, यानी शैक्षणिक संस्थाओं में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के रिजर्वेशन के लिए। दूसरा एक जो आर्टिकल इंसर्ट किया गया या भारत के संविधान में डाला गया वो था आर्टिकल 16(6) या 16(6). अब ये किस लिए था? ये था सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन प्रदान करना ईडब्ल्यूएस को या इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को या आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को। तो 2 आर्टिकल जोड़े गए, एक 15(6) और दूसरा 16(6). इस बात को याद रखना। अब ये जो भारत का संविधान संशोधन था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019, इसके द्वारा केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को ये पावर दी गई कि वो शैक्षणिक संस्थानों में, साथ ही साथ केंद्र सरकार केंद्रीय जो भी जॉब्स हैं उसमें, और राज्य सरकारें जो राज्य स्तर की सरकारी सेवाएं होती हैं उसमें आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को रिजर्वेशन दे। अब अंतिम में बात यह आई कि आखिर ईडब्ल्यूएस का या इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में जिस व्यक्ति को चुनना है उसको किस आधार पर चुना जाए। तो सरकार ने उसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया और उस नोटिफिकेशन में ये साफ साफ लिखा था, 2019 में नोटिफिकेशन आया था और उसमें ये कहा था कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास कृषि भूमि 5 एकड़ से कम हो। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए कि उसकी इनकम 8 लाख प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए। दूसरी चीज, उसके पास कृषि भूमि 5 एकड़ से कम होनी चाहिए। तीसरी चीज, उसका जो फ्लैट हो, अगर किसी रेजिडेंशियल या आवासीय क्षेत्र में उसका फ्लैट है तो फ्लैट 1000 स्क्वायर फीट से कम होना चाहिए। साथ ही साथ अगर उसका कहीं पर प्लॉट है, रेजिडेंशियल प्लॉट, जैसे किसी म्यूनिसिपैलिटीज में, शहरी क्षेत्र में कोई रेजिडेंशियल प्लॉट है तो वो 100 और 200 स्क्वायर यार्ड से 100/200 स्क्वायर यार्ड से कम होना चाहिए। तो ये 4 क्राइटेरिया थी। अभी जो पूछा गया था कोर्ट के द्वारा सरकार से या नीट के जिन लोगों ने एक पीआईएल दाखिल की थी कि जो आपने ईडब्ल्यूएस के लिए क्राइटेरिया निर्धारित किया है कि ऐसे लोगों को रिजर्वेशन दिया जाएगा जिनकी इनकम वार्षिक तौर पर 8 लाख से कम है, ये किस आधार पर आपने निर्धारित किया है? मतलब कि कौन सी स्टडी के आधार पर इसको आपने निर्धारित किया है ये बताइए। क्या आपने इसको ओबीसी रिजर्वेशन से कॉपी कर दिया है? जैसे ओबीसी रिजर्वेशन में क्या है कि 8 लाख से अधिक जिनकी भी इनकम है तो उनको कहा जाता है क्रीमी लेयर, उनको रिजर्वेशन नहीं मिलता है, बल्कि 8 लाख से कम वालों को, जिन्हें हम नॉन क्रीमी लेयर भी कहते हैं, उनको रिजर्वेशन मिलता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का एक क्वेश्चन था। अब सरकार ने एक रिपोर्ट सबमिट की है, रिपोर्ट। अब उस रिपोर्ट में क्या कहा गया ये समझिए। देखिए,
सरकार ने सबसे पहली चीज ये कही है कि ये जो 8 लाख का क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है, ये एक बैलेंस बनाने का प्रयास है और बहुत ही सही तरीके से इसको स्थापित किया गया। सरकार ने एक एग्जाम्पल दिया है कि भारत में 8 लाख टैक्स पेयर की भी, या टैक्स जो लोग पे करते हैं उनकी भी लिमिट है। तो यहाँ पर सरकार ने ये कहा है कि इसके लिए हमने आप ये समझ लो कि इंटर मिनिस्ट्रियल मीटिंग की थी, या आपस में बातचीत करके ये 8 लाख का एक लिमिट बनाई थी कि जिसके नीचे ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन दिया जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, सरकार ने अभी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हमने ओबीसी के जैसे इसको कॉपी नहीं किया है, यानी ऐसा नहीं है कि जो ओबीसी को रिजर्वेशन मिलता है वहां पर 8 लाख का क्राइटेरिया है तो हमने उसको कॉपी बिल्कुल नहीं किया है। हमने एक अलग स्तर पर आपस में बातचीत करके एक सहमति बनाकर ये 8 लाख वाली लिमिट रखी है, तो उसको कॉपी बिल्कुल नहीं किया है। दूसरी चीज, सरकार ने कहा है कि ईडब्ल्यूएस में जिन लोगों को रिजर्वेशन दिया जा रहा है उनके लिए जो भी क्राइटेरिया है वो बहुत ज़्यादा सख्त है। कैसे? सरकार ने इसको अपनी रिपोर्ट में समझाया है कि अगर हम बात करें कि जो हमको ओबीसी रिजर्वेशन देखने को मिलता है, तो सरकार ने कहा कि ओबीसी रिजर्वेशन जिन लोगों को भी मिलता है उनकी जब हम 8 लाख की इनकम काउंट करते हैं तो उसमें सैलरी या एग्रीकल्चर से जो उनको इनकम होती है उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। मान लो कोई व्यक्ति कृषि से आय अर्जित कर रहा है तो 8 लाख को ओबीसी के अंतर्गत गिनने में सरकार ने कहा है कि हम कृषि से, या अगर वो कहीं जॉब कर रहा है प्राइवेट, तो उसको जो सैलरी से इनकम होती है उसको हटा के देखते हैं कि उसकी 8 लाख इनकम है या नहीं है। जबकि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन में हम किसी व्यक्ति की पूरी इनकम देखते हैं, चाहे वो सैलरी से आ रही हो या फिर आपको कृषि से मिल रही हो, सबको जोड़ के अगर इनकम 8 लाख से कम है तो हम रिजर्वेशन देते हैं। ये सरकार ने कहा है। मतलब सरकार के कहने का मतलब है कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन टाइट है या टफ है ओबीसी की तुलना में। ओबीसी में 8 लाख की काउंटिंग में सैलरी से या कृषि से जो इनकम होती है उसको शामिल नहीं किया जाता, उसको हटा के देखा जाता है कि 8 लाख इनकम है या नहीं है। लेकिन ईडब्ल्यूएस में हम सभी सोर्सेस से जो इनकम मिलती है उसको मिलाकर देखते हैं कि वो है या नहीं है। तो उम्मीद है आप इस पूरी डिबेट को समझ पाए होंगे।